अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीर फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम सियासी मौजू से बड़ा हट के है। वो ये मौजू तो हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं, करंट अफेयर्स की बातें भी होती रहती हैं, सियासत में जो हलचल जारी है इस मुल्क के अंदर वो भी आपसे बड़ी डिटेल में डिस्कस की जाती है। कोशिश हम ये करते हैं कि अच्छा तज्जिया हम इसके ऊपर नजम साहब से डिस्कस करें, उनका अच्छा तज्जिया आपके सामने आए। एक वो जिम्मेदारी जो कि नजम सेठी साहब को दी गई जून 2013 में, वो थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने की और उसमें के मामलात को दुरुस्त करने की। एज अ व्यूअर या एज अ पाकिस्तानी आई वुड से जो मेरे नज़दीक था कि इट वाज अ रफ राइड, कि वो कभी कोर्ट ने छुट्टी कराई और एक वक्त तो ये आ गया कि हुकूमत ने छुट्टी कराई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोबारा बहाल किया। अब देखना ये है आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि कुछ अचीव कर पाए नजम सेठी साहब इस पूरे अरसे के अंदर, और जो अचीव नहीं कर सके या जिन्हें हम फेलियर्स कह सकते हैं उनकी वजूहात क्या हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट क्यों उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर सक रही पिछले कुछ अरसे से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सियासत का कल्चर, सिफारिश का कल्चर, वेस्टेड इंटरेस्ट का कल्चर, ये क्यों है, इसकी बुनियादी वजह क्या है और आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता रहा है। नजम सेठी साहब किस हद तक कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाए हैं या नहीं कर पाए, आज के प्रोग्राम के अंदर हम इस हवाले से बात करेंगे। आई एम श्योर जो लोग क्रिकेट के कीन ऑब्जर्वर हैं, जो समझते हैं क्रिकेट को, इस गेम को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रोग्रेस करते देखना चाहते हैं, उनको जरूर इंटरेस्ट होगा इस प्रोग्राम के अंदर। और ऑफ कोर्स जो एक्सपीरियंसेस नजम साहब के रहे हैं पिछले तकरीबन 1 साल के दौरान। सो नजम साहब, आर यू रेडी? रेडी, स्टडी, गो। अच्छा शूट। चलें, सबसे पहले आपको ये बात हमारे व्यूअर्स के साथ पहले भी डिस्कस हुई है कि आपको एक ये असाइनमेंट आपने ली थी, इसके ये ऑनररी असाइनमेंट थी, आप इसके लिए आपने ना कोई तनख्वाह ली, ना कुछ ली, ना कोई पर्क्स ली, ना कोई ऐसी प्रिविलेजेस ली, और जिस तरीके से आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जाके मामलात को ठीक करें, वहाँ पर एक वैक्यूम था जिसके नतीजे में आप आए। मुझे ज़रा थोड़ा सा ना रिकॉल करें कि जब पहले दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नजम सेठी जाते हैं, हालत क्या नजर आई? होता है ना कि पहले यार होता है ना, बंदा जाके कहता है यार ये की हो गया मेरे नाल, ये पहले दिन मेरे साथ क्या, व्हाट एम आई कन्फ्रंटेड विद। मुनीर, पहली बात तो ये है कि ये मेरा आखिरी दिन है चेयरमैन प्लीज। आज आखिरी, इसको जरा वजाहत कर। बिल्कुल बिल्कुल आखिरी दिन, ये आखिरी दिन। तो आप समझें कि 19 या 20 जून को मुझे लगाया गया था एक्टिंग चेयरमैन। संडे को ही आज आपका आखिरी दिन है। हाँ, तो आज मतलब है कि पूरा साल हो गया। तो जब और मुझे ये कहा गया था कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर आपने लंदन जाना है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग है, जो सालाना मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग, वो अटेंड करनी है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना है आपने। तो मैं पहले दिन जब गया तो मैंने कहा जी अच्छा अब क्या सूरत हाल है, क्या है, कोई ब्रीफिंग शीफिंग दे। उन्होंने कहा जी वो तो बाद की बात है, पहले तो है कि इतनी मोटी फाइल है, ये फाइल आप पढ़ें, इसके अंदर बड़ी कैटेगरीज हैं, ये सारी अगले 2-3 दिन में लंदन में इसके ऊपर डिस्कशंस होनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आईसीसी की, और आपने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना। तो मैंने कहा यार मुझे मौक़िफ़ पेश करने से पहले मसाइल तो पता चले वहाँ क्या हैं, क्या डिस्कशन होगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ये आईसीसी के अंदर कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा जी ये फ़ाइल आप ले जाएँ, इसके ऊपर हमने फ्लैग कर दिया, मार्क कर दिए जो वो एरियाज़ जो कि फ़ौरी तौर पर आप पढ़ लें और फिर हमारे साथ बहस करें, डिस्कस करें, हम आपको बताएंगे रास्ता आगे क्या है। तो और 2 दिन के बाद हम जहाज़ पकड़ा और चीफ ऑपरेटिंग अफसर सुभान और मैं, हम अलविदा करके लंदन की तरफ रवाना हो गए। अब जहाज़ कोई 7-1 घंटे की फ़्लाइट है, यहाँ से पहले दुबई, फिर उसके बाद दुबई से लंदन, और 3 घंटे की दुबई की फ़्लाइट है। वो तो रात का वक्त था, सो गए। आगे से फिर एक फ़्लाइट थी वो ली, और उसके दौरान जो 7 घंटे की फ़्लाइट थी फिर मैं फ़ाइल लेके बैठ गया। अब वो मेरे लिए कम्प्लीटली नया सब्जेक्ट था ये। तो जब मैं पढ़ने लगा तो ज़ाहिर है बड़ी कन्फ्यूजन थी कि यार ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, इससे पहले क्या हुआ, पता ही नहीं था कि इससे पहले क्या होता रहा है, और वो डिसीजंस पे, फैसले के ऊपर फैसले, डिटेल्ड चीज़ें। तो खैर मैंने फिर सुभान को कहा चलो जाके जना कैबिन में बैठते हैं उधर, कोई कोका कोला वगैरह पीते हैं और एक एक करके ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने फ्लैग किए हुए, तो वो सारा वक्त वो मुझे ब्रीफ करते रहे। ये ख्याल नहीं आया यार कितने फंस गया? नहीं, वो तो एक चैलेंज था ना उसमें। तो अभी तो शुरू की इब्तिदा थी, ऐसी की तैसी क्या चीज़ है, देख लेते हैं। तो वो जब देखने लगे तो यार इधर सर चकर आ गया कि यार ये इतने मुश्किल काम,
ये किसको समझ आएगी। तो बहरहाल वो समझने वाला तो वहाँ एक दो ही लोग हैं जो कि 20 साल 30 साल से पीसीबी में हैं, जो आते जाते रहते हैं, उन्हें पता क्या है। तो फिर मुझे मेरी ब्रीफिंग ही बताया कि जी इसका ये मसला है, ये मसला है, ये पहले ये बहस हुई थी, ये हुआ था, ये हुआ था, हमारा ये मौक़िफ़ था, भाई क्यों लिया ये मौक़िफ़, और जी बस ले लिया था, आप छोड़ें उस बात को, ये था, अब ये हमने कहना है, ये है, ये है। फिर सवाल जवाब। तो इस सूरत हाल में मैं लंदन पहुंचा और अगले दिन जाके मीटिंग में बैठ गए जाके। और तो उस मीटिंग में जब वो पहली मीटिंग खत्म हुई ना, पहला सेशन जब खत्म हुआ, तो ये चैलेंज आपने पूछा ना, सबसे पहला चैलेंज मतलब पहले चैलेंज ये था कि वहाँ 4-5 जगह पे मुझे बोलना था, पाकिस्तान का मौक़िफ़ देना था, और एक दो ऐसी जगह थी जहाँ नई बात कोई करनी थी, जो 4-5 मसलों पे बोलना था। अच्छा। तो खैर वो बोले और उसके बाद जब पहला ब्रेक हुई तो उन्होंने वो जो ब्रेक के ख़त्म होने से पहले उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें सारे अगले 8 साल के आईसीसी इवेंट्स के शेड्यूल थे कि कौन कौन उसको होस्ट कर रहा है, आगे ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, इंडिया में क्या होगा, फलानी जगह पे क्या होगा, फलानी जगह पे क्या, कौन से मैचेस कहाँ होंगे। ये वो मैंने जब वो देखा तो उसमें तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। अगले 8 साल में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था उस लिस्ट में, मतलब 2021 तक 23 तक। मैं बाहर आया, मैंने सुभान को कहा भाई ये क्या है यार, ये कहाँ गया पाकिस्तान इसमें। वो कहते हैं कि ये तो पिछले 6 महीने पहले ही किसी मीटिंग में इसमें लिखा हुआ कि ये तय हो गया था, आज वो अनाउंस करने जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये हो चुका है अब। तो मैंने कहा तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं, कि हमें कुछ मिले नहीं? उन्होंने कहा जी बस हो गया बस आप कुछ ना पूछें कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो अब इसको नहीं छेड़ा जा सकता। बहरहाल मैं गया तो अगली मीटिंग में मैंने जाके उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं तो यहाँ था नहीं, ये सारा कुछ है, ये पाकिस्तान कहाँ गया, हमारे बगैर पूरा आईसीसी इवेंट्स हो रहे हैं। जब साउथ एशिया में श्रीलंका को मैचेस मिल रहे हैं, बांग्लादेश को मैचेस मिल रहे हैं, पाकिस्तान को कोई मैच नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान को तो ये तो तय हो चुकी है बात कि पाकिस्तान को मैच नहीं मिल रहा, बिकॉज आपके यहाँ तो टेररिज्म है और वहाँ तो कोई मैचेस हो नहीं सकते। तो मैंने कहा नहीं, मगर वो हमारे मैचेस हैं, तो वो हमारे मैचेस का मुराद ये जरूरी तो नहीं पाकिस्तान में होने चाहिए, वो दुबई में भी हो सकते हैं, हम जहाँ चाहें हो सकते हैं, हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। क्योंकि होता ये था कि जहां वो मैच होता है उसकी रेवेन्यू जो है वो उस मुल्क को मिलती है। तो मैंने कहा हमारा मैच हिंदुस्तान में भी हो सकता है, हमारा हिस्सा तो हमें मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी सॉरी सेठी साहब, ये कोई वक्त नहीं है, ये तो तय हो चुका है। आपके रिप्रेजेंटेटिव जो साहब आए थे वो अंगूठे छूटे लगा गए इन चीज़ों के ऊपर। ये बहस तो 3 महीने पहले होनी चाहिए थी, ये आज आप बहस कर रहे हैं, आपको ये बहस है, ये हो गया, ये मुका खत्म, नेक्स्ट। पहला एनकाउंटर पहला मैं तो लंदन में खड़े हो गए यार, यहाँ क्या हम करते रहे आके कि कोई बहस ही नहीं हुई, क्या हुआ यहाँ। तो खैर मैं काफ़ी अपसेट था कि यार ये क्या हुआ। और वो फिर मैं आपको बताऊं, जब मैं पाकिस्तान लैंड किया तो सबसे पहला सवाल मुझे यही पूछा गया कि जी ये आईसीसी ने अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान कहाँ है इसमें। तो मैंने कहा भाई मेरा भी यही सवाल था कि पाकिस्तान कहाँ है। ये सवाल मेरे से ना पूछिए, उनसे पूछिए जो कर गए हैं, ये जो लड़े नहीं हो सके जहाँ लड़ना चाहिए था। एनीवे, तो ये सबसे पहला मेरा इशू था। दूसरा ये था कि मुझे एहसास था कि पाकिस्तान के अवाम के दिलों में हमारा जो फास्ट बॉलर था मोहम्मद आमिर, वो उसकी एक जगह है और उसके साथ कुछ ज्यादती हुई है। क्योंकि क्रिकेट को मैं फॉलो कर रहा था और मैंने सोचा कि यार इसका भी तो लड़ाई हमें करनी चाहिए। पता लगा हमने कुछ किया ही नहीं उसके लिए। वो भी मैंने वहाँ उसी मीटिंग में मैंने फिर वो रेज किया और उनको कन्विंस किया कि नहीं, इसके लिए एक रिव्यू होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो वो चीज़ें करके जब मैं वापस आया तो कुछ समझ आई कि पहले क्या होता रहा और अब आगे कितने चैलेंजेस हमारे लिए। तो सबसे पहला तो चैलेंज ये था टू अंडरस्टैंड कि हम अपना होमवर्क करके नहीं जाते थे, वहाँ हम बोलते बोलते कोई नहीं थे, चुप करके आ जाते थे। मुझे वो लोगों ने कहा यहाँ चेयरमैन आए जो सोए भी रहे हैं, चेयरमैन आए हैं जो कुछ जिनको समझ नहीं आ रही थी यहाँ हो क्या रहा है मीटिंग्स के अंदर। और वो बोलते भी अंग्रेज़ जो है ना बड़ा धीमा बोलते हैं और वो अंग्रेज़ी इस किस्म की कि वो बड़ा ख्याल से सोचना समझना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं। और इतने मोटे डॉक्यूमेंट होते हैं छोटी छोटी प्रिंट में, अब वो कौन उसको पढ़े। मतलब ठीक ठाक होमवर्क करना पड़ता है। मेरा ख्याल किसी ने आज तक होमवर्क भी नहीं किया था। तो ये सूरत हाल थी कि हम कंप्लीटली जैसे ना इतना बड़ा क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन, मगर उसकी आवाज़ ही वहाँ गूंजती नहीं थी। वहाँ 3-4 क्रिकेटिंग नेशंस की आवाज़ गूंजती थी उस बोर्ड के अंदर, बाकी सब चुप, जिसमें पाकिस्तान भी चुप रहता था। अब पहली दफ़ा कुछ बोलचील हुई, कुछ मैंने सवाल किए, कुछ जवाब किए, कुछ तलब किया, कुछ बताया, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं है। तो अपना मेड माई प्रेजेंस फेल्ट। मगर जब मैं वापस आया तो फिर ये पहला चैलेंज था टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमारी इंटरनेशनल रेटिंग या रैंकिंग क्या है।
हमारी क्या हैसियत, हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार भी है या नहीं है, पहले क्या होता रहा। ये आईसीसी मीटिंग से वापस आने के बाद यू स्टार्टेड एनालाइजिंग दिस? नहीं, मैंने कहा उसी वक्त पता लग गया था कि यहाँ तो हमारा प्रेजेंस ही नहीं है। ओके फाइन। उसके बाद जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक जब ये आप आईसीसी की मीटिंग वगैरह अटेंड करके इमीडिएटली, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, मुझे भी याद पड़ता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसमें फिर बारहा आपका ये मौक़िफ़ रहा कि आपके हाथ बांध दिए, आपको मेजर कोई फैसले लेने से रोक दिया। जी हाँ, वो ऐसे हुआ कि जैसे ही वापस आया तो अगली हियरिंग थी कोर्ट की। अच्छा। तो कोर्ट की हियरिंग पे गए तो वहाँ जज साहब ने कहा कि आपको हमने जजमेंट अगले महीने आएगी जुलाई में, और क्योंकि मैं उससे पहले मेरी मुलाकात नहीं हुई थी जज साहब से और अदालत में, जब पहली हियरिंग थी तो मैंने जाके प्रेजेंट किया कि सर जी मुझे अपॉइंट किया गया और मैं आया था, और कोर्ट की डायरेक्शन पे और मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, आज मैं अदालत में हाजिर हूँ, हुक्म। तो कोई 10-15 दिन के बाद 4 या 6 जुलाई को जजमेंट आई। जजमेंट बड़ी दिलचस्प थी। जजमेंट में लिखा था कि आप सेठी साहब को अब एक्टिंग चेयरमैन नहीं, केयर टेकर चेयरमैन बना दिया गया। पहले अदालत ने मुझे एक्टिंग चेयरमैन बनाया था, फिर फैसला किया कि नहीं, एक्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं, चेयरमैन केयर टेकर बन जाए, और साथ ही एक जजमेंट दे दी, शॉर्ट जजमेंट दे दी, जो कि जिसके में ये लिखा था कि अब ज़का अशरफ साहब फारग हो गए, उनके खिलाफ थी जजमेंट, और हुकूमत को कहा कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, और मुझे ये कह दिया कि आप अब एक्टिंग शेक्टिंग कोई नहीं, अब केयर टेकर हैं। और जब जजमेंट आई कोई 15 दिन के बाद, तो उसमें ये लिखा था कि आप कोई फैसला नहीं कर सकते, आप डे टू डे ना किसी को निकाल सकते हैं, ना किसी को रख सकते हैं, ना कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसका ताल्लुक डे टू डे के साथ नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले सकते, इमीडिएट टर्म डिसीजन भी नहीं ले सकते। और आइन तब्दील कर दी, जो आइन थी उन्होंने, जज साहब ने एक नई आइन लिख दी। तो हुआ के अंदर, हाँ, जजमेंट के अंदर कहा नहीं, ये आइन भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ऐसे होना चाहिए, पूरी एक क्रिकेट का ढांचा बना दिया। वो जाहिर है ज़का साहब ने भी उसको चैलेंज कर दिया, उन्होंने कहा जी मेरी बात ही नहीं सुनी गई, आपने मेरी छुट्टी करा दी। उधर से हुकूमत ने कहा हमारी बात नहीं सुनी गई, आपने छुट्टी करा दी। ये हुआ कि आप कौन, मतलब आइन का तो बनाना हमारा काम है, आप तो जो आइन के मुताबिक कानून है वो आप देखें। तो दोनों ने चैलेंज कर दिया, ज़का साहब ने भी और हुकूमत ने भी। तो वो फिर चैलेंज जो है वो डिवीज़न बेंच के पास गया, और फिर छुट्टियां हो गई, फिर वो वगैरह वगैरह। तो उसकी जजमेंट जो है, और उसके थ्रू आउट दिस पीरियड मैं केयर टेकर ही रहा। So you were not allowed to take any big decision. तो मैं कुछ करना होता था तो मुझे जाना पड़ता था वकील के पास, आसमा जहांगीर साहबा के पास, कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। वो कहती थी ठहर जाओ, अटॉर्नी जनरल को पूछते हैं। अटॉर्नी जनरल को पूछते थे, या लॉ मिनिस्ट्री को पूछते थे, या आईपीसी मिनिस्ट्री को पूछते थे, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री, जिसका तल्लुक है ये स्पोर्ट्स के साथ। तो वो आगे से कहते थे नहीं, ये तो नहीं कर सकते आप, ये तो तौहीन अदालत हो जाएगा, ये तो तौहीन अदालत हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं करते फिर, अगर तौहीन अदालत हो जाएगी। इसी साथ साथ को बाहर जो लोग बैठे हुए थे, जो ज़का अशरफ साहब के भी खिलाफ थे, अब उन्होंने सोचा, वो पहले मेरे पास आए कि जी हमें ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें। मैंने कहा मैं तो दे नहीं सकता हूँ, मेरे तो हाथ बांधे हुए हैं, वैसे भी ये नाजायज़ है जो आप पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, आपके खिलाफ भी। तो वो पहले उन्होंने ज़का अशरफ साहब को निकाला और उसके बाद मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा, और कंटेम्प्ट की पिटिशंस अदालत के अंदर डालनी शुरू कर दी, 3-3, 4-4 कि सिटी ने ये किया, रोक दो, इसने ये अदालत का कंटेम्प्ट की, इसने ये क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए। बड़े बुरे हालात थे। इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं करूं क्या। तो मैंने सोचा यार ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने सोचा अगली मीटिंग में पेट्रन के साथ मैं कहूँगा मुझे जाने दें, ये मेरे काम की बात नहीं है, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ना काम मुझे करने दे रहे हैं, ऊपर से गाली पड़ रही है, लोग कह रहे हैं आप ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते। ना करूँ तो गाली पड़ती है, अगर कुछ करने जाऊँ तो कंटेम्प्ट की पिटीशन शुरू हो जाती है। ओके, एक चीज़, ये जो फैसला आया फिर, क्योंकि एक वक्त आया ना जब बिल्कुल यूवर आउटस्टेड और ज़का अशरफ साहब वापस आ गए, उससे पहले क्या ऐसे कोई फैसले आपने शुरू में आकर किए जिससे आपने कुछ लोगों को, कोई एक लॉट होती है, उनको एंटेगनाइज कर दिया, किसी एक ग्रुप को या मीडिया खिलाफ हो गया, कुछ हो, कोई ऐसे फैसले किए थे? जी हाँ, वो बदकिस्मती से जब मैं था केयर टेकर नहीं था, जब आप एक्टिंग चेयरमैन था पहले शुरू के 15-20 दिन में, हाँ, तो मैंने उस वक्त बजट का मसला चल रहा था, क्योंकि जून का मसला बजट, तो क्योंकि पावर थी एक्टिंग की, पावर थी बजट की, सीपीसीबी की, बड़ा बुरा हाल था। अच्छा। मुझे सबसे पहले सीएफओ ने कहा, चीफ फाइनेंशियल अफसर ने बताया, जब पूरी मैंने ब्रीफिंग ली, तो उसने कहा जी कि 2 साल के बाद अगर ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो 2 साल 3 साल में हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, फारग हो जाएंगे, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो कहते हैं बड़े रिजर्व्स हैं पीसीबी के, हमारे सारे खर्चे हैं, आमदन बहुत कम है। अच्छा। और आमदन बहुत कम है, आमदन सिर्फ बाहर से, और अभी वहाँ कुछ पता नहीं हमारा क्या होगा। यहाँ को खेलने आ नहीं रहा, दुबई बड़ा महंगा है, और यहाँ खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं,
और 3 साल के अंदर अंदर हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। कोई 10 अरब रुपया का डिफिसिट, कैन यू इमेजिन? 10 अरब रुपए का डिफिसिट? 10 अरब रुपए का डिफिसिट। वो कहने लगे कि ये कि आमदन जो 30 अरब के खर्चे और 30 अरब के खर्चे, 20 अरब की आमदन, और वो कह रहे थे जी ये हाल होने वाला है आपका। अच्छा। तो ये कहाँ से आएंगे पैसे? ये हर साल हमें 10 अरब रुपया कहीं से ढूंढना पड़ता है। तो हमारे रिजर्व्स तो हैं 10-20 अरब के, मगर ये खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो इसका आप सोचिए इसके बारे में। तो मैंने मोटी सी बात की, मैंने कहा खर्चे कम करेंगे और रेवेन्यू जो है आमदन बढ़ाएंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। खर्चे कम करने के लिए, तो खर्चे कम करने के मैंने कहा दिखाओ ना खर्चे क्या हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते खर्चे क्या था। लंबी अय्याशियाँ हो रही थी, शाही खर्चियाँ हो रही थी वहाँ, सच बताओ। और मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, ये क्या हो रहा है? मसलों को होता है ना, मसलन को ऐसी मोटी मोटी को 2-4 चीजें ऐसे जस्ट फॉर द पीपल, लोगों के यार। एक तो खैर वो जो चेयरमैन के जो खर्चे होते हैं, और वो ठीक ठाक खर्चे चल रहे थे। फर्स्ट क्लास जहाज़ों में आना जाना, फैमिली मेंबर्स को साथ ले जाना, लंबियां छुट्टियां लेनियाँ, लाखों रुपए की गाड़ी माल होनी, लाखों रुपए के एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये तो एक पूरा खाता था। और मैं देख के हैरान हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद एक खाता था मीडिया के लिए, कि मीडिया को भी खुश करना, मीडिया को खुश रखने के लिए वो भी कोई ठीक ठाक 60-70 जर्नलिस्ट को ट्रिप्स पे ऊपर क्रिकेट कवर करने के लिए वो पीसीबी फंड करता था। और इस किस्म के फिर और भी बहुत सी चीजें थी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब था। और एम्प्लॉयज कि जी ये इसकी ज़रूरत है नहीं, ये क्यों रखे हुए हैं जी? वो सिफारिश थी, चेयरमैन साहब ने कहा था ये इसकी क्या ज़रूरत है, ये कहाँ है, ये दादू में, वहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, हाँ जी कोई मैच होते हैं जी, सब पिछले 4 साल में 4 मैचेस हुए हैं, तो वहाँ इतना लंबा चौड़ा अमला क्यों है सर जी? वो सिफारिश है, ये फ़लानी जगह है, ये फ़लानी जगह है। मतलब है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक स्टेज में मुझे इन्होंने कहा कि 900 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कोई 400, 250-300 हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी रीजन्स के हैं, उनके पैसे हम देते हैं। तो वो किसने रखे हुए हैं? वो रीजन से खुद ही रखे हुए हैं, और हमने पैसे हम देते हैं। तो वो कोई रिकॉर्ड है? वो काम क्या करते हैं? बस सर जी चुप्पी कर जाते जगह। तो आप इमेजिन नहीं करें कि मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए कि कंपनी ऐसे कोई चलती है। वो ऐसे लगता था कि किसी को फ्यूडल लैंडलॉर्ड के लिए एक ये इदारा बनाया गया है, और इसीलिए शाही खर्चियाँ हो रही हैं। तो चले आप चेयरमैन के खर्चे खत्म कर दिए। तो वो फिर सारा कुछ उसको देखा, और जब वो ख़त्म करने लगे तो जाहिर है फिर लोगों को तकलीफ हुई कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों लिया जा रहा है, ये क्यों लिया जा रहा है। छोटी सी आपको बात बता दूं, वो ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट बॉल्स आते हैं वाइट सफ़ेद रंग के। अच्छा। वो कुकुबुरा बॉल्स कहते हैं उन्हें। तो शुरू में ही मीटिंग में ये बात हुई कि जी, मैंने कहा ये क्रिकेट बॉल्स 2 करोड़ रुपए के कहने लगे जी। मैंने कहा 2 करोड़ रुपए के क्रिकेट बॉल्स आ रहे हैं? तो क्या ये 2 करोड़ के क्यों आ रहे हैं? और कहा जी बस ये तो एक गेंद 12,000 रुपए का। मैंने कहा एक गेंद 12,000 रुपए का? कि जी एक गेंद 12,000 रुपए का। तो मैंने कहा इसकी ज़रूरत क्या है? उन्होंने कहा जी ज़रूरत ये ICC। मैंने कहा अच्छा चलो। तो मैंने कहा हिंदुस्तान में क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी वो हिंदुस्तान में 2 गेंद इस्तेमाल करते हैं, एक उनका अपना है वो करते हैं, और जो इस किस्म के मैचेस होते हैं उसमें ये वाइट बॉल। तो मैंने कहा हम क्यों नहीं ऐसे करते? तो आगे से चुप कि नहीं जी वो हमारा ये है, हमारा वो है, हमें तो यही लेने पड़ते हैं। तो मैंने कहा ये कितने 12,000 का, तो हिंदुस्तान में वो 1100 रुपये का लेते हैं बॉल, और उसके साथ सारी इंडियन क्रिकेट चलती है। और सिर्फ जब वो स्पेशल एरियाज़ में जाते हैं बाहर तो वो दूसरे बॉल के साथ खेलते हैं। तो कहा हाँ जी। तो ICC इवेंट्स में वाइट बॉल, बाकी सारे जो सीरीज़ हैं बायलैटरल्स हैं उसके अंदर भी इंडियन अपना गेंद इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा UK क्या करते हैं जी? वो भी ऐसे ही करते हैं। कैसे इंडियन बोले? हाँ जी इंडियन में वो भी अपना गेंद करते हैं, और जो सिर्फ ICC इवेंट है उसमें वाइट। तो हमने कहा कि हम तो अपना भी और दूसरे भी सारे वाइट कर रहे हैं ना। ये वाइट सर पकड़ के बैठ गए, यार ये क्या हो रहा है। पता ये चला कि ज़रूरत नहीं थी, और पता नहीं किसने ये फैसले किए हुए थे। 12,000 रुपये का बॉल, और वो भी किसी एक ऐसे शख्स से ख़रीद रहे थे जो कि जिसकी अक्रेडिटेशन ही नहीं थी। अक्रेडिटेशन से मुराद ये एजेंसी नहीं थी उसकी। तो मैंने पूछा ये एजेंट है? उन्होंने कहा जी नहीं एजेंट तो नहीं है। मैंने कहा एजेंट से क्यों नहीं खरीद रहे जो एजेंट है, ताकि कोई ख़राब हो काम तो वो कि नहीं जी ये वो एजेंट महंगा देता है, ये सस्ता देता है। मैंने कहा अच्छा बड़ी अच्छी बात है, मगर कोई गारंटी है इसके साथ? हाँ जी वो कहता है ख़राब होगा तो रिप्लेस कर देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये बताएं कि किसी ने नेगोशिएशन करने की कोशिश की एजेंट के साथ, जो ऑफिशियल एजेंट है, कि वो भी इसी कीमत पे दे दे? कि नहीं जी वो नहीं मानता।
इतनी बात ही हुई तो अगले दिन मुझे एजेंट का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा जी ये आपको नहीं पता, ये मुझे बाहर रखना चाहते हैं और मुझे मौका ही नहीं देते। मैंने कहा आ जाओ, बैठा लिया। मैंने कहा ये इतने का हमें ये मिल रहा है नॉन एजेंट से, आप दो इतने का। कहते हैं जी मैं दे देता हूँ। तो मैंने पता किया ये हो क्या रहा है। पता लगा कि गेंद दुबई में आ रहा था, वहाँ ड्यूटीज़ नहीं है, वहाँ से स्मगल होकर यहाँ आ रहा था और ये लोग वहाँ से ख़रीद रहे थे। और ये चलता आ रहा है सिलसिला कब से। वो रोका और फिर ये फैसला किया कि किस गेम्स के अंदर खेलना है और किस गेम्स में नहीं खेलना। 2 करोड़ का खर्चा कोई 70-80 लाख पे लेके आए। इसी तरीके से अक्रॉस द बोर्ड कपड़े हम खरीदते थे, मैचेस के लिए ज़रूरत नहीं थी, वो स्पॉन्सर्स भी अवेलेबल थे। बस कुछ ना पूछो, मैं ये किताब लिखूंगा, ये बहुत सी चीज़ें थी जो ठीक की। अच्छा, फिर लोगों को आपने कुछ लोगों को फालतू लोगों को निकाला? अच्छा, जब वो वक्त आया फालतू लोगों को निकालने का तो वो उसी वक्त वो आपके साथ परसेप्शन बन रही थी ना, लोग जा रहे थे कोर्टों में, कोई एक दरखास्त दे रहा है ना, हमने ये भी वो लोग भी चले गए जी हमें निकाल दिया है। हाँ, वो यही हुआ ना कि वो एक तो ये कि जो फालतू लोग थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने आते सार मैंने वो एक बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कंपनी है उसको कहा, फर्ग्यूसन्स को, कि आप आएँ यहाँ बैठें, ये ऊपर कमरे में बैठ जाएं और सारा पीसीबी की जान फोरेंसिक एनालिसिस करें, देखें कौन किस डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट की इसकी ज़रूरत है या नहीं है, पूरा एनालिसिस करें। उन्होंने इतनी मोटी रिपोर्ट बना के दे दी कॉन्फिडेंशियल मुझे। जब मैं रिपोर्ट दे के बड़ा सर पकड़ के बैठ गया, यार ये क्या है, 19 बंदे हैं इधर, 25 बंदे हैं, 23 बंदे इस डिपार्टमेंट के, यहाँ के 3-3 बंदों की ज़रूरत है, 4 बंदे की ज़रूरत है, वहाँ 18-18 बंदे भरे हैं हर ब्रिगेड। मतलब एक यार अभी ना मेरे को, बिकॉज अभी मैंने बोर्ड में जाना है आगे और वहाँ जाके ये सारा सिलसिला सफाई का सिलसिला जो है वो भी जारी रखना है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अभी कोई मतलब है कि 125 के करीब लोग निकाले, बड़ा दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि कुछ बड़े गरीब लोग भी थे उसमें, मगर सब वो थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अब या तो हम ये कहें कि ये एक इदारा है गरीबों के लिए, तो फिर तो ठीक है, मगर अगर इस इदारे ने क्रिकेट के लिए ये कहा और क्रिकेटर्स के लिए है और पाकिस्तान की आवाम का ये पैसा है, तो फिर तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना कि कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना इस चीज़ को। तो वो फिर मेरे गले पड़ गई वो बात। वो गालियाँ भी पड़ी मीडिया में, गरीबों को निकाल दिया। हालांकि वो 100 और 20-25 लोग जो निकाले, उनमें से 40% टॉप लोग ऊपर के लोग थे और सिर्फ 25% नीचे के लोग थे और बाकी दरमियाने लोग थे। अक्रॉस द बोर्ड हमने किया, नीचे से लेके ऊपर तक, हाईएस्ट टू नीचे। और मगर मीडिया ने ये नहीं गरीब लोग निकाल दिए, गरीब लोग निकाल दिए। वो भी देखो तो सही किसको निकाला। आपको ये भी अंदाजा हुआ ना मीडिया क्या करता है। तो बहरहाल वो एक तो मीडिया डिडंट लाइक मी। वो मीडिया की जंग भी चल रही थी आपस के अंदर, आपको पता है, जियो और बाकी चैनल। तो वो जियो की जंग के अंदर वो जियो को जब अटैक करते थे तो मुझे भी रगड़ा देते थे मैं रेलू कट्टे में रगड़ा खा जाता था। और फिर ये कि कुछ लोगों के जैसे कहते हैं स्टेपिंग ऑन देयर टोज, ये जब ये कोई काम करने जाएगा तो उसके ऊपर तो रेजिस्टेंस होगी। वह कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया तो मैंने कहा यार कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब ये नहीं है कि कोई बुरी चीज़ है। कॉन्ट्रोवर्शियल का ये मतलब है कोई बंदा भी तब्दीली लाने जाएगा ना, अच्छी तब्दीली या बुरी, तो वो कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। जो बंदा स्टेटस को चुप करके बैठा रहेगा, जो हालात चल रहे हैं वैसे करेगा, तो उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं होगी, सब खुश रहेंगे। मगर जो बंदा तब्दीली लाना चाहेगा, जिस किस्म की भी तब्दीली लाना चाहेगा, अच्छी या बुरी, उसके ऊपर तनकीद होगी। तो मैं तो अपनी तरफ से अच्छी तब्दीली लाना चाह रहा था, मुझे उन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया। फिर ये कहने लगे वो तो कंट्रोवर्शियल हो गया। जिसको मौका मिला उन्होंने चाकू निकाला और मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ा, बिकॉज मुझे पता था कि ये काम मुझे करना है, ये मैं छोड़ूंगा नहीं इस काम को। और एक दिन आएगा, सबको पता चल जाएगा, जो काम किया है वो सबके सामने होगा, उसके रिजल्ट्स आएंगे। जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर इन लोगों को जो तनकीद कर रहे हैं इनको एहसास होगा कि मैं ना को मेरी बुरी नीयत थी और ना मैं बुरे काम करने आया था। ठीक, 14 या 15 जनवरी की बात है 2014, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है डिवीजनल बेंच का। आप फारिग हो जाते हैं, ज़का अशरफ साहब दोबारा आ जाते हैं। तकरीबन 1 महीना को 25 दिन नहीं, वो मेरा ख्याल है कोई 20 दिन के लिए 20 दिन के लिए वो रहते हैं। फिर हुकूमत ने उन्हें मुझे वापस इंस्टॉल किया और उन्हें फारग किया। वो जो 20 दिन थे ना वो बड़े क्रिटिकल थे, क्योंकि उस 20 दिन से पहले मैं आईसीसी की मीटिंग पे गया था, जो पहली मीटिंग थी बिग 3 के ऊपर, और वहाँ जाके मैंने माहौल देखा। मैंने आके अपने बोर्ड को बताया कि ये हालात है, अब हमें एक मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा। अभी हम सोच ही रहे थे तो हमारी छुट्टी होगी। ज़का साहब आ गए। ज़का साहब ने ये फैसला किया अपने बोर्ड के साथ, क्योंकि उनका पुराना बोर्ड वापस आ गया, कि हम तो स्टैंड लेंगे, हम नहीं लड़े, हम इनके साथ लड़ेंगे, बिग 3 के साथ लड़ेंगे, बिग 3 के साथ लड़ेंगे। उस वक्त हमारी जो मेरी असेसमेंट थी, जो कि मैं लिख के वहाँ दे के आया था, वो ये था कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ये 4 लोग हमारे साथ खड़े हैं उस वक्त, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान।
जब मैं आया था ना तो ये 4 एक तरफ थे, 6 एक तरफ थे। ये आपकी आउस्टर से पहले जो मीटिंग, हाँ, जो आखिरी मीटिंग थी जिसमें ये पता चला, उन्होंने कहा जी कि ये करना है हमने, वो मुझे नजर आ गया कि 6 लोग साथ हैं और 4 लोग मिन कर रहे हैं, जिसमें हम भी थे। तो मैंने सोचा कि इस वक्त कोई कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इंडिया वालों से ज़रा थोड़ा सा पूछा कि अच्छा ये बताएं, अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा, अगर आप वो करें तो हम क्या करें, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, अगर हम ना साइन करेंगे तो क्या, अगर हम साइन करते हैं तो क्या देंगे। मतलब मैंने थोड़ी सी नेगोशिएशंस करने की, देखने के लिए कि माहौल क्या है। अब वो लेके जब मैं आया तो उसके बाद मेरी छुट्टी हो गई, और जो नई मैनेजमेंट आई उन्होंने जाके कह दिया हम तो नहीं साइन करते, हम 4 हैं, हम नहीं करेंगे, आपको 8 वोट चाहिए, हम नहीं करेंगे तो आप कर नहीं सकते। ओके। अच्छा, उस वक्त मैंने टीवी प्रोग्राम से भी ये कहा, तो मैं बाहर बैठा हुआ था, मैंने कहा ये ना करें, ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे बाकी 3, ये छोटे मुल्क हैं। इंडिया का प्रॉब्लम है साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका घुटने टेक देगा इंडिया के आगे, उनकी इंडिया के बगैर वो चल नहीं सकता। श्रीलंका और बांग्लादेश इंडिया के नेबर्स हैं और वो भी इंडिया की मार्केट के बगैर नहीं चल सकते। हम रह गए, हम बहुत बड़ी एक हैसियत है, अगर हम अकेले रह गए तो फिर हमारा क्या होगा। ये मैं कहता रह गया और क्या हुआ, सबसे पहले बांग्लादेश गया, फिर 3 रह गई है, फिर भी मैं कहता रह गया रोको, सोचो सोचो क्या कर रहे हो, अगर छलांग मारनी है तो इनको ना मारने दो, पहले आप छलांग मार के ले लो जो लेना है। बेहतर नहीं, उसके बाद साउथ अफ्रीका भागा, जब साउथ अफ्रीका भागा तो 8 रह गए, 8 वोट मिल गए, ये श्रीलंका और पाकिस्तान फारग हो गए। श्रीलंका ने जाते जाते जब फारग हो ही रहा था तो श्रीलंका भी भाग गया, और आखिरी वक्त जो चीज टेबल पे रह गया था उठा लिया। पाकिस्तान बड़ा फूफां करता वापस घर आ गया, ठुट्ठू हाथ में, असूलों पे खड़ा था, और यहाँ एक माहौल बनाया हुआ था, हम असूलों पे खड़े हैं, भूखे मरने वाले हैं, असूलों पे खड़े हैं, क्रिकेट फारग हो रही है। ये तरीका है नेगोशिएशन करने का। यहाँ से फिर मुझे उठाना पड़ा सारा कुछ। ओके, एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, इस पूरे दौर में बहुत सी, फिर दोबारा लफ्ज़ यही है, कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्शियल बातें कही गई कि सिलेक्शन कमेटी के बारे में, फिर कोचेस के हवाले से, फिर प्लेयर्स के हवाले से, वो कैसा एक एक्सपीरियंस रहा, हम उसके हवाले से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।